नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि एकदम मस्त होंगे। आप पेपर की एक दिन पहले आप पूरा क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, अपना माइंड सेटअप डिसाइड करते हैं कि हमको ये सारी चीज़ें इतने टाइम में खत्म करनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ें लाई जाए कि आपको 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाए, आप पूरा रिवीजन करके उसको खत्म कर सको। ठीक है? तो मैंने सोचा कि जैसे कि आप क्या करते हो कि लास्ट टाइम में आपका सिलेबस निकालते हो, सिलेबस का एक-एक टॉपिक पढ़ते हुए चले जाते हो। ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, चैट जीपीटी पे सर्च करके। तो वही मैंने किया कि जो आप वहाँ पे सर्च करते हो एक-एक टॉपिक और वही चीज़ें हम सर्च करके एक वीडियो बना दें, तो आप वीडियो को आप आराम से 1.5x पर या फिर 2x पर करके आराम से 1 डेढ़ घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हो और कंप्लीट करने के बाद आराम से जाकर थ्योरेटिकल पेपर दे सकते हो। ठीक है? तो हम देखते हैं, बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मैंने पहले ही सर्च कर दिया है कि आपके बीटेक का सिलेबस क्या-क्या है कि जहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीटेक सी सिलेबस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है? ये पहले तो हम लोग को हिस्ट्री पढ़नी है, फीचर्स एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ना है और कंपाइलेशन है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे-कैसे होता है। सी लैंग्वेज के जब हम कोड करते हैं तो वो कंपाइलेशन एंड जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है, कीवर्ड्स क्या-क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या-क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या-क्या होते हैं इसमें, डेटा टाइप्स हैं इसमें, इनपुट एंड आउटपुट प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ हम देखेंगे। ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशन इसका यूज़ हम देखेंगे और अरिथमेटिक रिलेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज़ ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या होती है, टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। आप बस शॉर्ट में इतना जल्दी-जल्दी इसको हम सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके आते हैं इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ आता है। जो नेस्टेड इफ होता है, इफ के अंदर इफ होता है और स्विच स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, लूप का स्टेटमेंट, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इसका यूज किया जाता है। नेस्टेड लूप क्या होता है, जंप स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और एरे स्ट्रिंग का यूज कहाँ करते हैं, वन डी एरे हो गया, 2D एरे हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। एरे ऑपरेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और कैरेक्टर एरेज क्या होते हैं स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एस टी आर एलियन का यूज कहाँ किया जाता है, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर सी ए टी, एस टी आर सी एम पी, एस टी आर आर ई बी और एस टी आर एल डब्ल्यू आर और एस टी आर यू पी आर। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, डिफाइन कॉल को कैसे डिफाइन करते हैं और टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रिकर्जन, स्टोर एंड ये सब सारी चीज़ें हैं और वन बाय वन आप पढ़ते जाइए। पॉइंटर्स के क्या क्या होते हैं, पॉइंटर में भी आते हैं कि पॉइंटर्स अर्थमेटिक, पॉइंटर टू पॉइंटर और पॉइंटर टू एरे। पॉइंटर होता क्या है इसके बारे में देखेंगे, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है और पॉइंटर विद फंक्शंस क्या क्या होते हैं और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। और 7वीं यूनिट आती है आपकी स्ट्रक्चर यूनियंस और स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर, pointer to structure, union difference from structure, enumeration, ENUM इसके बारे में देखेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, जब हमारी फाइल होती है, सी की फाइल होती है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। फाइल टाइप टेक्स्ट बाइनरी होता है, फाइल ओपनिंग एंड मोड्स, वो मोड्स होते हैं, फाइल फंक्शन होते हैं, FOP यानी ये सब क्या चीज़ें होती हैं और प्री प्रोसेसर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लास्ट जो ये चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम थोड़ा प्रयास करेंगे ये सब सारी चीज़ों के बारे में ऊपर जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है? तो हम आते हैं आगे पहले यूनिट पे कि हमारा पहली यूनिट क्या है। तो पहली यूनिट आपका इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ये इंट्रोडक्शन है कि सी कब ये लैंग्वेज मार्केट में आई थी। तो देखिए क्या होता है कि ये एक लैंग्वेज, सबसे पहले बताने से पहले एक चीज़ कुछ सेकंड के लिए बता दूं कि देखिए जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, एक हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है? हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं आपसे, तो आप भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर तो एक मशीन है। आप बोलेंगे मशीन कैसे समझेगी? हम तो इंसान हैं, हम समझ रहे हैं। मशीन देखिए क्या है, तो मशीन को ही समझाने के लिए ये सब लैंग्वेज बनाई गई है। मशीन हमेशा 0 और 1 को समझती है, यानी हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज।
इसको समझती है। और उसी प्रकार से हाई और लो वोल्टेज को मिलाकर ही हमारा ये सब सारी चीज़ें बना दी गई हैं। ये कोड कैसे करते हैं और कोड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू जाती है, जैसे कि हम अपना कोड कैसे करते हैं, ये नंबर लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, ये सब सारी चीज़ें लिखते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं कि वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब सीपीयू में जाती है तो सीपीयू प्रोसेस करता है और उसमें जो एएलयू होता है, एएलयू, तो वो क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं उसको। जो चीज़ें कैलकुलेशन करने वाली होती है वो तुरंत अपने में लेता है, उसको कैलकुलेट करके वो मेमोरी को भेज देता है। मेमोरी फिर एड्रेस के थ्रू उसको आप पढ़ाएंगे आगे तो बताएंगे कि वो सीओए में आता है, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसमें आपका आता है। और हम लोग इस समय फिलहाल सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। आइए सी लैंग्वेज के टॉपिक पे। तो सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट टी बेल लैब्स इन 1972। यानी जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में डेवलप की गई थी। आप जानते हैं डेनिस ऋषि द्वारा डेवलप की गई थी और उनका लैब का नाम क्या था, टीबेल लैब्स, है ना। तो डेवलप फ्रॉम द टू अर्लियर लैंग्वेज बीसीपीएल एंड बी। जो सी लैंग्वेज है उससे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज एक आई थी और बी लैंग्वेज भी आई थी। तो उसके बाद उसमें डेवलप करने के बाद ये सी लैंग्वेज आई, जिसे हम मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं। सी लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज होती है जिसको सीखने के बाद सारी चीज़ें उसी के बेसिस पर बनाई गई हैं। और यूनिक्स और यूनिक्स ओएस वाज रिटन इन सी। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स का, जो पहले बनाया गया था वो हमारा सी लैंग्वेज में ही लिखा गया था। सी बिकम्स द फाउंडेड बाय द। और आज के समय में जो ये चीज़ें हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी पे PHP, ये रस्ट हो गया, तो ये सब सारी लैंग्वेज अब के समय में आ गई है। पहले के समय में सी लैंग्वेज थी, लेकिन अब के समय में ये सब सारी लैंग्वेज आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब फीचर्स के बारे में अब देखेंगे कि तो ये इसके सी के फीचर्स कौन कौन से हैं। सी के फीचर्स सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। सी को हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यह एक प्रकार की स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और फास्ट एग्जीक्यूशन इसमें होता है। इसमें एग्जीक्यूशन जो होता है बहुत फास्ट होता है। और फास्ट एग्जीक्यूशन, पोर्टेबल, मशीन इंडिपेंडेंट। यानी जो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एकदम फ्रेंकली होती है मशीन से। इस वो मशीन जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता है, उस जो हमारा, जैसे कि हम जैसे बोल रहे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में बोल दें तो आपको समझ में आएगी। अभी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दें, दिस सी लैंग्वेज एंड ये सब सारी चीज़ें ऐसे बोल रहे हैं, आप कुछ कुछ लोग होंगे समझ में आएगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे सी, वो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो आराम से मशीन समझ सकती है। रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स फंक्शंस और लो लेवल प्रोग्रामिंग पॉसिबल पॉइंटर्स। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, ये एक प्रकार की एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। और इतना फीचर्स में लिखिएगा आप लोग, इतना इतना चीज़ें आप लोग फीचर्स में लिख लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, मतलब 7 फीचर्स आप साथ में 5 भी लिख देंगे तो आराम से चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सी के एप्लीकेशन क्या क्या है, आइए देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स, पार्ट्स। जो एप्लीकेशन है, जो सी से कुछ चीज़ें जो बनाई गई हैं और सी के अच्छी चीज़ जो हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम वो होते हैं जिसमें कुछ छोटी छोटी प्रोग्रामिंग की जाती है। जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो गई, छोटी छोटी आपका छोटा कोई पार्ट आ गया, जैसे कि आपकी वॉच हो गई। उसमें क्या होता है, जैसे आप वॉशिंग मशीन को ले लीजिए। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप कपड़े जब धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ अलग से चीज़ें लगी रहती हैं, सेंसराइज चीज़ें काम करती हैं। उस सेंसराइज चीज़ों में क्या होता है कि सी लैंग्वेज से ही टाइप किया गया था, लिखा रहता है। वो क्या होती है कि आप टाइमिंग सेट करके छोड़ देते हैं और वो धीरे 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 उस टाइम पर आकर बंद हो जाता है। तो वो चीज़ें अलग से एम्बेडेड सिस्टम, यानी अलग से जो चीज़ें लगी रहती है उसी को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स, इंटरप्रेटर्स, डेटाबेस सिस्टम, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशन, नेटवर्क ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें इसमें यूज की जाती हैं। जैसे सी लैंग्वेज का यूज मोबाइल डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, देखिए आपका पहला जो कोड है, अगर आपका स्ट्रक्चर उससे पूछे कि आपका सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप लिखेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये हैशटैग लिखा गया है, इंक्लूड लिखा गया है, stdio.h, ये एक प्रकार की फाइल है, ठीक है। stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। इसका मतलब होता है stdio.h। उसके बाद आता है इंट मेन। नीचे जो इंट मेन लिखा हो गया, ये इंट मेन जो लिखा हो गया, जैसे कि आप एक घर में रहते हैं, ये आपका घर हो गया। ये जो आपका है इंक्लूड stdio.h,
ये एक घर हो गया। अब उसके अंदर जब आएँगे, एक रूम में रहते हैं, घर के अंदर रूम होता है, रूम में आप रहते हैं। तो इंट मेन जो होता है ये एक रूम है। उसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, ठीक है? और ये रिटर्न 0 जो है, अगर यहीं पे 1 होता तो ये एरर होती। जैसे कि हम कोई भी उसके अंदर जो वैल्यू लिखते हैं, जो भी हम कोड करते हैं, तो लास्ट में ये दिखाया जाता है कि ये कोड एकदम एक्यूरेट सही से है, सही है या फिर सही रन करेगा। तो उस ये रिटर्न 0 यही बताता है, ठीक है? और पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग, प्री प्रोसेसर एंड डायरेक्टिव्स इंक्लूड stdio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। और मेन फंक्शन जो है स्ट्रिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। ये सी प्रोग्रामिंग के पार्ट के बारे में बता रहे हैं। स्टेटमेंट्स जो होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है, तो इसके पार्ट है ना? इतने चीज इसके पार्ट है रिटर्न स्टेटमेंट तक। और सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे कि एडिटिंग राइटिंग कोड इन एडिटर, कंपाइलिंग, कन्वर्ट टू मशीन कोड। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जैसे कि हम ये कोड लिख देते हैं, ठीक है? इंक्लूड stdio.h इंट में और रिटर्न 0, ये पूरा लिख देते हैं। अब कंपाइलर क्या करेगा कि कंपाइलर 1 बाय 1 प्रोसेस करेगा, ठीक है? ऐसे प्रोसेस करेगा, एक ही बार में प्रोसेस करके इसको खत्म कर देगा। और जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, यानी वो लाइन बाय लाइन प्रिंट कराता है। ये पहले देखेगा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में आएगा, ये देखेगा, तो 1 बाय 1 प्रिंट कराएगा। जिससे कि अगर मान लो कि इस लाइन में गलती आ गई, तो इस लाइन के आगे वो नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। और ये चीज़ें जो है सी लैंग्वेज में नहीं, सी लैंग्वेज में पूरा पूरा पहले चेक कर लेगा, इसमें बताएगा कि ये लाइन में गलती है, एरर बता देगा, ठीक है? ये आपका हो गया लिंकिंग, लिंक लाइब्रेरीज, लोडिंग, लोड प्रोग्राम मेमोरी और एग्जीक्यूशन रन प्रोग्राम। जैसे कि आप कोड लिखने के बाद जो जैसे मेमोरी समझती है, मेमोरी में चीज़ें स्टोर होती हैं, फिर उसके बाद मेमोरी से चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। जब जब हमारा आउटपुट निकल जाता है तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी उसको छोड़ देती है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है? और कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें, देखिए रिजर्व वर्ड इन सी, कुछ रिजर्व वर्ड भी है सी के। और कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफाइज। देखिए रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि जो आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जिसे जैसे जिस पर आप टाइप कर रहे हैं या फिर जिस पर आप रन करा रहे हैं कोड को, अब उसमें क्या है कि कुछ चीजें होती हैं कि हमेशा के लिए वो बना ही दी गई है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोड में लिखते हैं इंक्लूड stdio.h, सपोज दैट लिखते हैं, उसको लिखने के बाद अगर आप लिखते हैं इंट मेन ब्रैकेट बंद कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद आप एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू इतना, इंटीजर बी इक्वल टू इतना, ठीक है? इंटीजर बी यानी इंटीजर है और बी है, अगर बी के स्थान पर हम कैरेक्टर रख दिए, इंटीजर रख दिए, स्ट्रिंग रख दिए, तो वो नहीं देगा। कुछ वर्ड्स जो है वो परमानेंटली वो वैसे ही बनाए ही गए हैं कि उसका यूज आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंट हो गया, ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, तो हम देखेंगे कि वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। जैसे कि हम किसी चीज बॉक्स में या कोई भी सामान अपने रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एक मेडिकल बॉक्स है, सपोज दैट आपके पास मेडिकल बॉक्स है, तो वो क्या होते हैं, मेडिकल किट जो जिसे कहते हैं, तो उसमें आपकी दवाइयाँ रखी रहती हैं। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ दवाइयाँ इस डिब्बे में रखेंगे, कुछ दवाइयाँ इस डिब्बे में रखेंगे, कुछ दवाइयाँ इस डिब्बे में रखी गई, तो अलग अलग डिब्बा रहता है, ठीक है? उसमें रखी गई, तो वो एक डिब्बे की तरह होता है वेरिएबल। उसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, इफ इल्स, फॉर, वाइल, रिटर्न, वाइड, ब्रेक, ये सब स्टेटमेंट का उसमें यूज किया जाता है। ये सब वेरिएबल है, ठीक है? आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं? नेम गिवन टू आइडेंटिफायर फंक्शन से एरे रूल, जो एग्जाम्पल के तौर पे है हमारा आइडेंटिफायर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? मार्क्स, टोटल, सम, वैल्यू, नंबर, ये इसकी इसे जो हमारा ये है ना इंटीजर, फ्लोट, जो हम कोड लिखते हैं, एक कोड लिख कर हम बताएंगे। जैसे कि आपका वेरिएबल हो गया इन स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, देखिए क्या है, ये जो इंट हो गया, इंट एज इक्वल टू क्या है, 20, है ना? आपका इंट एज इक्वल टू 20, इंट क्या है, इंट एक वेरिएबल है ना? इंट क्या है, एक वेरिएबल है। और एज क्या है आपका, एज बता रहा है कि हमारी एज इतनी है, यानी जो इंट है, इंट में ही वो रखा गया है एज को, ठीक है? तो वो क्या बता रही है, एज कितनी है, 20 है। तो हमारा जो इंटीजर है, जो हमारा उसके अंदर रखा गया है, जो डेटा रखा गया है, वो क्या है, किस प्रकार का डेटा है, वो इंटीजर टाइप का डेटा है, ठीक है? इंट एज इक्वल टू 20। और कांस्टेंट क्या होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट 10 हो गया,
रियल, कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल को हमेशा चेंज किया जा सकता है और कांस्टेंट को हमेशा चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि हम कोड लिखेंगे आगे, कोड के माध्यम से देखेंगे कि जो हमारा कोड होता है, अगर मान लीजिए कि इंट एज इक्वल टू 20 ले लिए, तो वो चीज़ें हमेशा चेंज की जा सकती हैं। लेकिन जो कांस्टेंट अगर सपोज दैट ले ली ए इक्वल टू 20, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये हमेशा के लिए हो गया कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते कोड के बाद। अगर आप हमेशा जब स्कैनएफ जैसे कि इनपुट लेते हैं तो वहां पे जाकर चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक्स ले लिए, ठीक है, वैल्यू को एक्स ले लिए तो एक्स तो कुछ भी मान सकते हैं ना, वो हो गया वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या हो गया, वो हमेशा कांस्टेंट, यानी 10 मान लिए, 50 मान लिए, 20 मान लिए, ये सब हो गया, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया ए, कैरेक्टर ये हो गया, ये ए जो है कैरेक्टर। रियल कांस्टेंट क्या है, 10 + 5। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, हेलो। और सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या है, डिफाइन पाई 3.14, ठीक है। और डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंट 10 हो गया, फ्लोट क्या है 3.1, यानी फ्लोट जो वैल्यू होती है, वो फ्लोट जो होती है वो डेसिमल नंबर को प्रिंट कराती है, डेसिमल नंबर को रखती है, ठीक है। और डबल क्या होता है 3.14159, ये डबल को रखती है। और कैरेक्टर जो होता है, कैरेक्टर हमेशा एक वर्ड को रखता है, जैसे A to Z को रख देता है, ऐसी चीज, ऐसे वर्ड को रखता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या क्या होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट फंक्शन, जैसे कि हम जो इनपुट लेते हैं, जैसे कि आप हो गए, आपने एक कोड लिखा, ठीक है। उस कोड को जब आप खुद यूज कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर एक चीजों के लिए बना रहे हैं, तो वो चीजें आप क्या करोगे कि हमेशा उसको लिया जाता है कि एक यूजर जो यूज करेगा वो हमें इनपुट, उसमें इनपुट देगा और उसको हमेशा आउटपुट प्राप्त होगा। तो वैसे स्कैन ऐप का यूज किया जाता है, जब हम इनपुट लेते हैं तो स्कैन ऐप का यूज किया जाता है। जैसे स्कैन ऐप यहाँ पे होगा, स्कैन ऐप %d और एस्ट्रिक्स नंबर। यहाँ पे क्या है, देखिए स्कैन ऐप का यूज हमें, हमारा क्यों क्यों किया गया है, स्कैन ऐप का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि स्कैन करेगा, वो जो वैल्यू है वैल्यू को स्कैन करेगा। और %d जो है, यहाँ पर %d ये इंटीजर वैल्यू के लिए लिखा गया है। कैरेक्टर रहता है तो %c लिखा जाता है, ये इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। और ये एस्ट्रिक्स जो लिखा गया है, ये एड्रेस को फाइंड आउट करे, जो मेमोरी में हमारी एड्रेस, जो हमारा वैल्यू स्टोर होगा, वो मेमोरी में एड्रेस को फाइंड आउट करता है, इस एड्रेस पर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट, जैसे कि हमें आउटपुट प्राप्त करना है तो हम प्रिंट टाइप का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ये प्रिंट टाइप है, ठीक है, प्रिंट टाइप और वैल्यू %d और नम, नम यानी जो हमारा नंबर हम देंगे वहां पर प्रिंट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। एक छोटे से कोड के माध्यम से हम देखते हैं। ये देखो, ये इंक्लूड stdio.h तो हम लोग देख ही लिए थे पहले ही। और आगे क्या है, इंट मेन, इंट ए बी सम और प्रिंट एफ इंटर टू नंबर और स्कैन एफ %d एस्ट्रिस ए एस्ट्रिस बी, ठीक है। और सम क्या करते हैं, ए और बी को सम करते हैं। और प्रिंट एफ का यूज यहाँ पे है सम इक्वल टू %d और सम, ठीक है, और रिटर्न 0। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये इसको, इस वैल्यू को अगर आप रन कराते हैं तो हमारा देखिए इंटीजर है, ए को लिए और बी को लिए और सम को लिए, और प्रिंट एफ इंटर टू नंबर्स को ले लिए। और स्कैन एफ का यूज कर दिए, स्कैन एफ यहाँ पर इंटीजर लिए हैं तो यहाँ पर %d ले लिया, %d एस्ट्रिस ए एस्ट्रिस बी और सम इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और प्रिंट एफ का यूज यहाँ पर कर दिए, प्रिंट एफ इक्वल टू सम इक्वल टू %d और सम यहाँ पे निकल के आएगा, रिटर्न 0 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यूनिट 2 पर, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं हमारी यूनिट 2। यूनिट 2 हमारी क्या है, तो आपका यूनिट 1 खत्म हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ही टाइम में आपका यूनिट 1 खत्म हो गया और सारी चीजें आपका रिवीजन हो चुका है यूनिट 1 का। अब यूनिट 2 में देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, जैसे ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन है वेरिएबल एंड वैल्यू। जो वैल्यू पर, जैसे कि हम सपोज दैट कि हम जो वैल्यू जो हम कोड कर रहे हैं, जो आप कोड करेंगे वो जैसे कोड करके आप एक कैलकुलेटर बना दिए, ठीक है, कैलकुलेटर बना दिए। और कैलकुलेटर में जो यूजर इनपुट देगा तो उस जो इनपुट है उस पर भी तो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा कि नहीं। जैसे कि आपको जो इनपुट दिया जाएगा या फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो उस क्वेश्चन का सोच कर जवाब दोगे। उसी प्रकार से ये जो हमारा है ऑपरेटर्स जो है,
ऑपरेटर उस वैल्यू में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये बताता है, ठीक है। अर्थमेटिक पहला देखें ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं और वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये प्लस हो गया एडिशन, प्लस एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्शन आप जानते ही हैं, और मल्टीप्लीकेशन हो गया, और डिवीजन हो गया, और मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि इंट सी इजकल टू ए प्लस बी, ये क्या है? इंट सी इजकल टू ए प्लस बी, है ना। ये जो ए प्लस बी में है, ये बीच वाला क्या है? ऑपरेटर है। ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है, और ये दोनों क्या है? ऑपरेंड है, ठीक है। ये समझ में आया? और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर में होता है एक दूसरे पर रिलेशन फाइंड आउट करता है। रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब यूज टू कंपेयर टू वैल्यू रिजल्ट इन वन या टू, यानी वन का मतलब होता है ये ट्रू, और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो हमारा जो ग्रेटर, देखिए देखिए यहाँ पे कि ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, और ये इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि हमारा देखिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जब हम कोड लिखेंगे, कोड में हम जब भी देंगे कि जैसे कि 5, ए की वैल्यू 5 दी है, बी की वैल्यू 10 दी है, तो हम देखेंगे कि ए ग्रेटर देन बी, क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं ना। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी वैल्यू उसमें आएगी कि जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, है ना, तो हमारी वैल्यू फॉल्स है। अगर वही चीजें अगर यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर में आपका कि हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में आप देख पाएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया, लॉजिक एंड, लॉजिक आर, लॉजिक नॉट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें वैल्यू क्या होती है? कॉम्बिनेशन कंडीशन। इसमें दो दो कॉम्बिनेशन, जो कंडीशन है, जो रिलेशनल ऑपरेटर था, उस वैसे ही कंडीशन दो रहेंगे। वहां पे एक कंडीशन था, यहाँ पे दो कंडीशन होंगे। यहाँ पे इफ ए इक्वल टू एज ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हमारा आगे क्या होगा? अगर ये दोनों में से कोई एक सही है, ए ग्रेटर देन जीरो, क्या ए जीरो से बड़ा है और बी भी जीरो से बड़ा है, तब हमारा दोनों में से अगर कोई, दोनों ऑपरेटर में से, दोनों कंडीशन में से अगर दोनों सही होंगी तभी ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, और ये यहाँ डिवाइड इक्वल टू हो गया, और ये मॉड्यूल इक्वल टू। यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट इसमें यूज कैसे करते हैं, देखिए जो हमारे इक्वल टू है वो हमारा तो आप जानते ही कि सिंपल है। इक्वल टू का यूज सिंपल यूज करते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 5 हो गया, इक्वल टू 10 हो गया, इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। और प्लस इक्वल टू का यूज कहाँ किया जाता है? ये जो वैल्यू है, जैसे कि ए और प्लस इक्वल टू बी, आप लोग को क्लास में बताया गया होगा कि जैसे कि ए जो है, ये ए वैल्यू है, ये प्लस है, और इक्वल टू है, ये बी है, ठीक है। सबसे पहले इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा? ए है और यहाँ पर प्लस है ना, तो ये बी होगा। सबसे पहले ये दोनों ऐड होंगे, ए और बी दोनों ऐड होंगे, उसके बाद ये बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू जो है फिर ए में इनिशलाइज होगी, तो उसी प्रकार से जैसे कि a इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस इक्वल टू में a माइनस इक्वल टू बी, a इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद इंटू इक्वल टू में क्या हो गया? a इंटू इक्वल टू बी, a इंटू इक्वल टू बी का मतलब है कि a इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। और डिवाइड इक्वल टू का मतलब है कि a डिवाइड इक्वल टू बी, यानी a इक्वल टू a डिवाइड बी, और मॉड इक्वल टू का मीन्स है कि a इक्वल टू a मॉड b, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में होता है कि प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस a, यानी पहले वैल्यू को बढ़ा देगा, उसके बाद a की वैल्यू को देगा। और a प्लस प्लस में क्या होता है? पहले वैल्यू को दे देगा, उसके बाद वैल्यू को बढ़ाएगा।
जैसे मान लो कि 5 ले लिया, प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी है 5, तो पहले वैल्यू को बढ़ा देगा, प्लस प्लस है 6 कर देगा, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कराएगा। अगर ए प्लस प्लस है तो वैल्यू को पहले प्रिंट करा देगा, उसके बाद वैल्यू को बढ़ाएगा। माइनस माइनस ए यानी ये भी वैल्यू को पहले बढ़ा देगा, पहले घटा देगा, उसके बाद जो ए माइनस माइनस है वो पहले ए जो है, जैसे मान लो ए की वैल्यू को 5 ले लिए, 5 ले लिए तो माइनस माइनस ए जो है यानी माइनस माइनस 5 हो जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू को धीरे धीरे पहले कम कर देगा, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कराएगा। और ए माइनस माइनस जो है पहले क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करा देगा, उसके बाद माइनस माइनस करके उस वैल्यू को घटा देगा। समझ में आया? एक आगे हम देखेंगे, एक उसके माध्यम से, एक कोड के माध्यम से देखेंगे जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। बिट वाइज ऑपरेटर का यूज कहाँ किया जाता है? वर्क ऑन बाइनरी बिट्स। बिट वाइज ऑपरेटर का यूज किया जाता है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, एक्सॉर हो गया, एक्सॉर गेट पढ़े होंगे, और गेट भी पढ़े होंगे, एंड गेट भी पढ़े होंगे आप, और लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। तो देखिए क्या होता है कि एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है। बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है, और ऑपरेटर का भी यूज उसी में किया जाता है, ठीक है। और ये एक्सॉर का है, एक्सॉर ऑपरेटर, एक उसको कोड के माध्यम से आपको देखेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। और लेफ्ट शिफ्ट यानी जैसे कि हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में समझता है ना। अगर मान लो कि 5 है, 5 को यानी टू को ले लो या 5 को ले लो, 5 को ही ले लो, तो वो उसको अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, तो बाइनरी फॉर्म में क्या होगा, 101 होगा कि नहीं। अब उस बाइनरी फॉर्म में जैसे कि अब उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करना है कि 101 है, अब 1 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 को भी लेफ्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, 1 को भी लेफ्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, और फिर जो उसके नीचे बचेगा तो 1010 ये बचेगा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट करना होगा तो सेम वैसे ही राइट शिफ्ट कर दें, और कंप्लीमेंट यानी दोनों मैक्सिमम इक्वल तक होंगे, ठीक है। कि जो ये कंडीशंस है ना, जो कंडीशन है, कंडीशन के बाद एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ये पहला वाला एक जो एक्सप्रेशन है वो रन करेगा, और जो एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो ये दूसरा वाला आउटपुट में प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंट मैक्स, जो यदि a ग्रेटर देन b है, यदि a b से बड़ा होगा तो हमारा क्या प्रिंट होगा, a पहला वाला, अगर ट्रू होगा तब। यदि a b से बड़ा नहीं हुआ तो हमारा क्या प्रिंट होगा, d, ये दूसरा प्रिंट होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। और स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं? स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ रिटर्न साइज इन बाइट, जैसे साइज ऑफ इंट यानी जो इंटीजर होता है, इंटीजर की साइज को बताता है, इंटीजर हमारा कितने बिट को स्टोर करता है ये बताता है, ठीक है। और कॉमा ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं, एग्जीक्यूट मल्टीपल एक्सप्रेशन, जो a इक्वल टू बी इक्वल टू 10 है, b प्लस 20, ठीक है। कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू 10, यदि b इक्वल टू 10 है तो b प्लस 20 यानी 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो a में स्टोर हो जाएगा। ऑपरेशन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है? ऑपरेशन प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर इवेल्युएटेड, यानी हाई और लोएस्ट। सबसे पहले क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, जैसे कि ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, बोर्ड मास का रूल्स आप लोग पढ़े हैं। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तब जाके डॉट या पॉइंट को, जैसे कि 1 बाई 1 उसको सॉल्व करता है। और हम जैसे बोर्ड मास का रूल पढ़े हैं, तो उसमें पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मसला ब्रैकेट, तो ऐसे 1 बाई 1 सॉल्व होता जाता है ना। तो उसी प्रकार से इसको हाई से लो जाता है, ये फिर एक्सक्लेमेशन है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, साइज ऑफ है, इसका यूज ऑपरेशन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव में, ठीक है। ये और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल का यूज किया जाता है, और प्लस माइनस हो गया, और लेस देन और ग्रेटर देन का साइज हो गया, और ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का हो गया। और उसमें जो हमारे ऑपरेटर्स आए थे, हमारे ऑपरेटर्स आए थे, जैसे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, जैसे हमारे ऊपर ऑपरेटर आया था ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आया था ना, ये वही यहाँ पे है, ठीक है। वो और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और नॉट, ये सब का जो हमारा जितना हम पढ़े हैं वो ऑपरेटर, उसी का यूज इसमें है, ठीक है। और टाइप
टाइप कन्वर्जन में क्या है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली डन बाय कंपाइलर, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डन करता है इसमें, ठीक है। जैसे कि इंट ए इक्वल टू 5 है, यदि इंट ए की वैल्यू 5 हो गई और फ्लोट बी इक्वल टू ए, तो हमारा क्या करेगा कि जो ए की वैल्यू है वो बी में डाल देगा, यानी जो बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया, टाइप कास्टिंग हो गया, वी कन्वर्ट मैनुअली, ठीक है। और फ्लोट ए इजकल टू 5.5 हो गया, इंट बी इजकल टू इंट ए, यानी जो हमारा फ्लोट में, जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ फ्लोट में ली गई है, फ्लोट ए इजकल टू 5.5 ना, फ्लोट में कौन सी वैल्यू ली जाती है, जो जो पॉइंट में होती है, ठीक है। और इंट बी इजकल टू इंट ए, यानी जो 5.5 है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, यानी 5 कर देगा, ठीक है। और एक्सप्रेशंस में क्या होगा, एंड एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्सप्रेशन में ए प्लस बी हो गया, और एक्स इक्वल टू वाई इंटू 5, जेड इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, क्या ये ए बी से बड़ा है, तब यहाँ पर एक्सप्रेशन में आएगा ऑपरेटर ने ऑपरेंड्स का यूज करके कि एक्स इक्वल टू वाई इंटू 5 है, और यहाँ पे जेड इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, जेड की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग दिया है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो हमारा क्या है, आगे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे अर्थमेटिक एग्जांपल में कि इंट ए इक्वल टू 10 दे दिया है और बी इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, और हमें प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट परसेंट डी ए मॉड बी, क्या प्रिंट करना है, ए मॉड बी, यानी जो ए की वैल्यू है 10 है, बी की वैल्यू 3 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर टर्नरी और इंट मैक्स ए ग्रेटर देन बी हो गया, और टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके अगर ये सही है तो हमारा ये प्रिंट होगा, और ये सही अगर नहीं है तो हमारा बी प्रिंट होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं यूनिट नंबर थर्ड पे, ठीक है, यूनिट थर्ड, ठीक। यूनिट थर्ड में क्या है हमारा कि यूनिट थर्ड में कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी, यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया गया। कंट्रोल स्टेटमेंट डिसाइड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज ए प्रोग्राम, दे आर मेनली 3 टाइप। जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है वो पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट, तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट का इसमें यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन का यूज करते हैं स्टेटमेंट्स का। उसके आगे हम क्या करते हैं, जैसे कि इफ जो कंडीशन का यूज करते हैं, जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक ठीक है, उसमें इफ यानी यदि कंडीशन देते हैं, उसमें यदि ए बी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, ए बी से छोटा होगा तो ये प्रिंट होगा, तो इस प्रकार का कंडीशन देते हैं। इफ और इल्स में क्या इसमें देते हैं, जैसे कि इफ कंडीशन देते हैं, इफ कंडीशन तो आपको पता ही हो गया कि इफ ब्रैकेट में कंडीशन देंगे, उसके बाद तो जितना भी कोड है उसको लिखेंगे और उस जो प्रिंट करना है उसको, यानी या फिर इल्स, यानी उसके अलावा अगर वो सही ना हो, इल्स ये प्रिंट हो जाए, यानी अगर ट्रू हो, ट्रू पार्ट हो गया, और यानी ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और नेस्टेड इफ का यूज किया है, कहा किया जाता है नेस्टेड इफ, यानी इफ के अंदर इफ होगा, जैसे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इफ ए इज ग्रेटर देन सी, देख रहे हो आप कि यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट, तो हमारा ए जो क्या है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो हमारा ए क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हमारा ए प्रिंट कराना है, ठीक है, ये वाला। इल्स इफ लेडर का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे इफ इस लेडर में पहले इफ होता है, सपोज दैट यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल में हम लेंगे इफ मार्क्स, मार्क्स क्या है, मार्क्स है ग्रेटर इक्वल टू 90, यानी 90 से बड़ा या फिर बराबर हो, वो ज्यादा या बराबर हो, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ए प्रिंट कराना है। और या तो इल्स इफ मार्क्स 80 जो है 80 जो है 80 के बराबर हो या 80 से ऊपर हो, तो हमें बी प्रिंट कराना है, और हमें यानी अगर उससे भी कम हो तो सी प्रिंट कराना है। तो हमारा अगर जितना मार्क्स अपन देंगे आउट जैसे कि इनपुट में जो देंगे उस वजह से हमारा आउटपुट प्राप्त होगा। और स्विच स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज यहाँ करते हैं, जैसे स्विच सी एच, केस 1 केस 2, ये प्रिंट कराते हैं 1 को और फिर ब्रेक कर देते हैं, और केस 2 हो गया प्रिंट एफ 2 को प्रिंट कराते हैं फिर ब्रेक कर देते हैं, डिफॉल्ट प्रिंट इनवैलिड। जैसे कि हमारा हो गया कि सबसे पहले 1 को प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमारा स्विच स्टेटमेंट सी एच ले लिए स्विच स्टेटमेंट का, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी केस वैल्यू बनेगी, जितने केस बनेंगे, तो केस 1 में आता है कि प्रिंट एफ
वन को प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले वन प्रिंट कराते हैं, उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, यानी वहीं पर रुक गया। ब्रेक यानी टूटना या रुकना, वहीं पर रुक गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट आ गया कि प्रिंट टू, फिर वहां पर ब्रेक हो गया। और उसके बाद अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं तो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू इनवैलिड प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे इनवैलिड जैसे प्रिंट कराया गया। ठीक है, ओनली इंट कैर अलाउड इन क्लासिक सी। ब्रेक लूपिंग स्टेटमेंट है यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट सम स्टेटमेंट। फॉर लूप का यूज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इरेशंस इज नोन, यानी फॉर लूप का यूज देखिए, ये सबसे समझने वाली बात है कि फॉर लूप का यूज हम बहुत बार करते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे ना, फॉर लूप का यूज आता है। तो फॉर लूप का यूज हम कैसे करते हैं आइए बताते हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ये फॉर है, फॉर देख रहे हैं ना, फॉर ब्रैकेट में आई के इक्वल टू वन, यानी आई की वैल्यू जो है, आई ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आई इक्वल टू वन, यानी आई जो है एक से स्टार्ट होनी चाहिए। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 के बराबर या 10 से कम आके खत्म होनी चाहिए, और हमेशा एक बढ़ना चाहिए, एक बढ़ना चाहिए। प्रिंट परसेंट डी आई, यानी हमारी वैल्यू जो है एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो। ठीक है, इसमें 1 to 10 प्रिंट कराया गया फॉर लूप का यूज करके। और वाइल लूप का यूज कहाँ किया जाता है? वाइल लूप का यूज कंडीशन चेक फर्स्ट। वाइल का यूज वहां किया जाता है पहले, सबसे पहले इसमें कंडीशन चेक होता है। इसमें कंडीशन कैसे चेक होता है? जैसे वाइल लूप का यूज कर रहे हैं तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जो आई है वो 10 से छोटा है या फिर बराबर है 10 की, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट डी प्रिंट कराते हैं। जैसे प्रिंट परसेंट डी लगाते हैं, आई लगाते हैं। जो हमारा आई है वो 1 से लेके वो 10 से छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होगा, 10 तक। और हमेशा वन आई प्लस प्लस, यानी बढ़ता हुआ चला जाएगा। वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं यहाँ पे। इस कंडीशन को देने के बाद हम ये मिडिल ब्रैकेट में क्या करते हैं, प्रिंट ऐप कराते हैं, आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, फिर आई प्लस प्लस यहाँ देते हैं। ठीक है, डू वाइल का यूज कहाँ करते हैं? पहले डू वाइल में रन एट लीस्ट वन टाइम इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। सबसे पहले रन किया जाता है, पहले डू एंड रन करना है, पहले करता है कि प्रिंट ऐप परसेंट डी आई प्लस प्लस कर दिया, उसके बाद वाइल का यूज किया जाता है। पहले डू मजले कोष्टक में प्रिंट ऐप परसेंट डी आई हो गया, उसके बाद आई प्लस प्लस कर देगा, यानी आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि हमारा कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10, यहां तक हो गया। ठीक है, और नेस्टेड लूप का यूज क्या किया जाता है? लूप इनसाइड अनदर लूप, यानी एग्जांपल प्रिंट इनटू 3 पैटर्न। नेस्टेड लूप यानी फॉर के अंदर फॉर। नेस्टेड इफ का यूज हम लोगों ने पीछे पढ़ा, और यहाँ पे क्या है, नेस्टेड फॉर का यूज। तो जैसे कि फॉर पहले लिख लिए, उसके बाद बीच में कंडीशन लिखनी, जो कंडीशन था कि आई इक्वल टू 1, जो हमारा वैल्यू है, जो 1 से स्टार्ट हो, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी लेस देन ये 3 के बराबर हो, आई प्लस प्लस हो, यानी 1 2 3 तक हो। ठीक है, और फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, यानी ये मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाह रहा है, यानी दो वैल्यू आई और जे, दो वैल्यू दिया है। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉर लूप का यूज हो गया, नेस्टेड फॉर। और जंप स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाता है? जो जंप स्टेटमेंट का यूज है, जैसे जंप करने के लिए, अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं तो अगर गड्ढा आ गया या पत्थर आ गया तो उसको जंप करके हम आगे जाते हैं। उसी प्रकार से जंप स्टेटमेंट का यूज में पहला आता है ब्रेक स्टेटमेंट, यूज टू एग्जिट लूप और विच स्विच इफ आई इक्वल टू 5। यदि आई इक्वल टू 5 है तो ब्रेक कर देता है, उसके आगे ब्रेक कर देगा, ब्रेक यानी वहीं पर रुक जाएगा, ब्रेक कर दिया वहीं पर रुक जाएगा वो। और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज मतलब जो हमारा आई इक्वल टू 3 है, और कंटिन्यू कंटिन्यू यानी हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 से मान लो कि 5 तक वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, तो अगर हम 1 प्रिंट कराए, 2 प्रिंट कराए, 3 प्रिंट कराए और उसके बाद ब्रेक लगा दी तो हमारा 4 प्रिंट नहीं होगा। अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किए तो हमारा क्या होगा कि 1 2 3 के बाद हम लगा दिए तो हमारा 4 नहीं होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, एक वैल्यू स्किप हो जाएगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट। और गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, यूज फॉर अनकंडीशनल जंप, किसी भी कंडीशन को लेकर जंप नहीं करता। गो टू स्टेटमेंट लेवल को प्रिंट करता है और जंप करता है। ठीक है, एक दूसरे के लेवल को देखता है, उसके बाद गो टू स्टेटमेंट यानी गो टू स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम।
कि लूप्स में लूप का यूज एग्जाम्पल में कैसे किया जाता है कि इंट एन एफ इजकल टू 1, एफ की वैल्यू 1 ले लिए, एन को ले लिए इनपुट, स्कैन अप कराते हैं, एन की वैल्यू लेते हैं, फॉर इंट आई इजकल टू 1 यानी आई की वैल्यू 1 लेते हैं, आई इज ग्रेटर देन इजकल टू एन यानी आई की वैल्यू एन से छोटी हो या बराबर हो, आई प्लस प्लस लेते हैं, एफ इंटू इजकल टू आई लेते हैं, प्रिंट एफ का यूज करते हैं, फैक्टोरियल परसेंट डी एफ, यहाँ तक यूज किए। चेक इवन और ऑड, हमें क्या करना है यहाँ पर इवन और ऑड चेक करना है। यदि इवन और ऑड कब चेक होता है, देखिए इवन हमारी कौन सी वैल्यू होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन होती है। ऑड क्या होती है, 1, 3, 5, 7, ये ऑड होती है। 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये ऐसी ऐसी संख्याएं जो होती हैं उसको कैसे चेक किया जाता है, यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है, इफ नम परसेंट टू इक्वल टू 0 और इफ इवन, यानी जो हमारी वैल्यू है वो अगर 2 से हमें पूरा पूरा कट जाती है तो हम क्या करते हैं उसको इवन प्रिंट कराते हैं, यानी अगर नहीं कटती है तो उसको ऑड प्रिंट कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद रिवर्स एंड नंबर वाइल लूप का यूज किया कैसे किया जाता है, इंट एंड आर, ठीक है, रिवर्स ए नंबर वाइल लूप यानी रिवर्स प्रिंट करना, यानी 10 से 1 तक प्रिंट कराने के लिए कैसे यूज करते हैं, इंट एन आर रिवर्स 0, इसका एन एफ लेते हैं और वाइल का यूज करते हैं, एन इजकल टू एन इज ग्रेटर देन 0, आर इजकल टू एन परसेंट 10 रिवर्स आर रिवर्स इंटू 10 प्लस आर, और यहाँ पर रिवर्स वैल्यू प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर कंडीशन एन इज ग्रेटर देन 0 यानी जो एन की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए जो हम एन की वैल्यू देंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू जो देंगे। अब हम आते हैं, अब हमारा ये तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं अपनी चौथी यूनिट पे, यूनिट नंबर 4 पे, ठीक है, यूनिट नंबर 4 पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। हमारा इसमें है एरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग क्या होते हैं, एरे इन सी, व्हाट इज एन एरे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी। जो हमारा एरे है वो मेमोरी में कंटिन्यूस सीधे में स्टोर होता है। जैसे एक लाइन में आप खड़े रहते हैं, एक क्राइटेरिया बनाई गई कि आप इस लाइन में खड़े रहेंगे, तो वो क्या है, वही एरे है। उसमें हम लोग खड़े हैं तो यानी उसमें उसमें डेटा स्टोर है मेमोरी में। ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स 1, 0, 1, 2, उसका एक एक इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद जितना होता है उतना तक नंबर को लिखा जाता है। टाइप ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल एरे 1D, 2 डायमेंशनल एरे 2D, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये 3 प्रकार के एरे हमारे होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे 1D में क्या होता है कि इंट A5, एरे को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, A5 ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंट A 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या हो गया, एरे के 5 एलिमेंट है। अब ध्यान से देख लीजिए एरे को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है। उसके आगे आता है प्रिंट एफ परसेंट डी A2, ठीक है, ये आता है। और प्रिंट करा देते हैं कि हमारे जो दूसरी नंबर पर वैल्यू है वो क्या है, दूसरी नंबर की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2 यानी 30, यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 30 प्रिंट होगा। और प्रोग्राम के सम ऑफ एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट के कुछ सम निकालते हैं, देखते हैं कि इंट A5 यानी हम वैल्यू को कितनी वैल्यू ले ली, 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 वैल्यू ले लिए। इंट सम इक्वल टू 0 कर दिए, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, सम प्लस इक्वल टू ai, प्रिंट एफ सम परसेंट डी सम, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, यूज लाइक मैट्रिक्स टेबल। 2 डायमेंशनल एरे यानी एरे, फिर एक एरे हो गया फिर दूसरा एरे हो गया, यानी 2D के फॉर्म में जैसे मैट्रिक्स होता है। तो देखो ये A3 हो गया, A3 3 इंटू 3 का एरे है ये, और 2 इंटू 2 का भी एरे बना सकते हैं। ये 3 इंटू 3 का है, ये 2 इंटू 2 का है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी एक लाइन में कॉलम, रो और कॉलम स्टोर होता है। ये क्या होता है, रो और कॉलम में। तो ऐसे इसको प्रिंट एफ परसेंट डी A1, 0 ऐसे प्रिंट कराते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि 1 और 0, 1 और 0 को कौन सी वैल्यू है, 3, पहला रो और 0 कॉलम पे कौन सी वैल्यू है, 3। प्रोग्राम मैट्रिक्स एडिशन 2 इंटू 2, हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। इंट A इक्वल टू, हम वैल्यू को लिखते हैं पहले, इंट B इक्वल टू, इस वैल्यू को लिखते हैं। वैल्यू को लिखने के बाद इंट C
2 और 2 हमारी जो वैल्यू, जो हमारी ऊपर वैल्यू ली गई है, ये वाली वैल्यू, वो हमारी कैसी वैल्यू है? 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और जो बी जो है वो भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और हमें क्या लिखना है, जो हमारा आगे वाला मैट्रिक्स बनने वाला है वो भी हमारा 2 इंटू 2 का ही बनने वाला है। और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2, जे प्लस प्लस। तो हमारी जो वैल्यू है वो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं? पहले जो रो है, रो को रो से, कॉलम को कॉलम से ऐड करते हैं, उसी प्रकार से इसमें ऐड करते हैं। आपने प्रोग्राम देख लिया, और प्रोग्राम को बस देख लीजिए, उसके बाद लिख देंगे वहां पे जाकर। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरे यानी दो से ज्यादा एरे हो, यानी 3 इंटू 3 का बन सकता है, 2 3 4 का भी बन सकता है, ऐसे वो मतलब दो से ज्यादा। ये चीजें आपको नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है। और आगे देखते हैं हम कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग, सपोज दैट हम प्रिंट कराते थे कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या चीजें आती हैं आपके? कैरेक्टर में आपकी चीजें आती हैं जो ए टू जेड वैल्यू कैरेक्टर में आती है। और वही स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू आती है? स्ट्रिंग में वैल्यू आती है आपकी, आपका नाम, आपका शुभ नाम क्या है, उसको आप स्ट्रिंग बोलेंगे। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? ए स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर एरे एंडिंग विथ \0 नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, कैरेक्टर एस 10, कैरेक्टर नेम 20 हो गया। जो हमारा ये नेम प्रिंट करके आ रहा है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। समझ में आया? ये चीज है स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग को इनपुट कैसे लेते हैं? पहले हम इंक्लूड stdio.h इंट में ब्रैकेट में, उसके बाद मल्टी ब्रैकेट में नीचे आते हैं, उसके बाद देखते हैं हम प्रिंट आवर नेम। ठीक है, प्रिंट एफ आवर नेम, और स्कैन एफ लेते हैं, यानी इनपुट लेते हैं कि प्रेजेंट एस यानी स्ट्रिंग, और नेम लेते हैं, उसके बाद हमारा नेम प्रिंट होगा। ठीक है, यूजिंग गेट्स नॉट से गेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें नेम लेते हैं, यूजिंग एफ गेट्स, एफ गेट का यूज करते हैं, जिसमें नेम भी लेते हैं, साइज ऑफ नेम और stdin, यानी उसमें स्टैंडर्ड इनपुट लेते हैं। और जो साइज ऑफ है, हमारे जो नेम का जो साइज है उसमें ये बताता है। एफ गेट का यूज हम जब करेंगे, उसमें हम तो अपना नेम प्रिंट होगा करेगा हमारा, उसके बाद साइज ऑफ उसके हमारे नेम का साइज होगा, प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्ट्रिंग आउटपुट। हमारे स्ट्रिंग का आउटपुट जैसे प्रिंट एफ परसेंट एस नेम हो गया, और पुट नेम, जो हमारा नेम है वो पुट आप करेंगे तो हमारा जो आगे का रिजल्ट आएगा वो आपका नेम प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको? हम आगे देखते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शन, strlen लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। strlen का यूज कहाँ किया जाता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए strlen का प्रयोग किया जाता है। strcpy d एंड s कॉपी स्ट्रिंग का यूज किया जाता है, स्ट्रिंग की कॉपी के लिए। और strcat का यूज कॉनकैटिनेट के लिए किया जाता है, जैसे डी और एस है यहाँ पे। और strcmp कंपेयर स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए strcmp का यूज किया जाता है। और strlwr यानी कन्वर्ट टू लोअर केस, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। और strupr मतलब अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है स्ट्रिंग को। जैसे आपका नाम है वो बड़े लेटर में लिखा जाएगा अपर केस में। और str भी रिवर्स स्ट्रिंग, यानी आपका नाम है जो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो वो रिवर्स स्ट्रिंग में आता है। एक प्रोग्राम है काउंट स्ट्रिंग लेंथ। अगर स्ट्रिंग आपके नाम की लेंथ काउंट करनी होगी तो कैरेक्टर S20 वारियर, अगर मान लीजिए वारियर हो गया, आपका नाम हो गया, तो यहाँ पे देखिए वारियर प्रिंट करा रहा है, तो प्रिंट एफ है और प्रेजेंट डी strlen s, यानी जो हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू है उसका लेंथ प्रिंट कराएगा। ठीक है, और कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर, कैरेक्टर A20 B20 strcpy ba कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग का कंपेयर करने पर इफ strcp s1 s2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू, दो स्ट्रिंग का जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे दो नाम है, आपका नाम है, हमारा नाम है, और दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे किया जाता है? इफ strcmp, यदि इफ के अंदर जो कंडीशन लगाते हैं cmp s1 s2 इक्वल टू 0, और प्रिंट एफ इक्वल इल्स, प्रिंट एफ नॉट इक्वल, है ना। यदि जो इफ इल्स का यूज किया गया है इसमें, प्रिंट इक्वल s1 s2 हो, अगर वो इक्वल हो, और यानी नहीं तो नॉट इक्वल। ठीक है, रिवर्स ए स्ट्रिंग strrv नेम। ठीक है, strrv नेम जो रिवर्स वैल्यू है, जो आपका नाम है उसको रिवर्स कर देगा, जस्ट अपोजिट कर देगा, उसको ऐसे लिखते हैं। तो
आपका ये अब फाइनली आपकी ये 4th यूनिट भी कंप्लीट हुई। ठीक है? आपका आपने क्या पढ़ा इसमें कि आपने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, एरे के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा और